देखिए चीन चाइना एक हेजेमोनिक फ़ोर्स है आज के डेट में, वो एक इम्पीरियल पावर है। और जो कम्युनिज़्म है ना, वो एकदम से लेफ्ट आइडियोलॉजी बन के रह गया है वहाँ पे। जो पोलित ब्यूरो के मेंबर्स हैं, वो दे आर द टॉप रिचेस्ट पीपल इन चाइना। तो पहली बात तो ये हमें डिकोड करना चाहिए कि चाइना है क्या? इट्स ए क्लोज़ सिस्टम। ना 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 मीडिया वहाँ पे है, एक्सेप्ट द स्टेट मीडिया, जो जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है और 1-2 चीज़ें और। तो एक एक क्लोज़ सोसाइटी, और यहाँ बगल में एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एकदम कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों साइड में, और बीच में नेपाल है बफर स्टेट की तरह। एक है याम बिटवीन द बोल्डर्स, जो कहा जाता था सारा रूलर्स के द्वारा। तो हम नहीं मानते कि याम बिटवीन द बोल्डर्स है। नेपाल लिवरेज कर सकता है उस स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग को पॉजिटिवली, और कई बार नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेटली। अभी BRI एक प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चाइना का, जो इनिशियली एक ग्रांट के रूप में नेपाल को ऑफर किया गया था, या करने की कोशिश की गई थी, या डिसीव किया गया था नेपालीज पॉलिटिशियंस के द्वारा अपने जनताओं को। लेकिन आज के डेट में चाइना बिल्कुल मना कर रहा है कि अब वो ग्रांट के रूप में नहीं कर सकता है उस चीज़ को, लोन के रूप में करेंगे। तो अभी नेपाली कांग्रेस का एक डिमांड रहा था, अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वहाँ, उसमें भी कि BRI को हम इसके रूप में ट्रीट करें, ग्रांट के रूप में, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच में इंडिया के साथ जो हाइड्रो डील है, इस महीने के अंत में हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी मतलब ट्राइलेटरल मतलब एक पैक्ट हो रहा है वो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे रिलेशनशिप में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फ्रंट पे मुझे लगता है इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है, वहाँ चाइना से काफ़ी आगे हम जा रहे हैं। और एक कंडीशन भी, एक क्लॉज 42 है वो उसमें, जिसमें ये लिखा गया है कि जो चाहे मतलब इंडिया या तो नेपाल ने खुद प्रोड्यूस किया है, या इंडिया के साथ JV में किया जॉइंट वेंचर में, वही सिर्फ यहाँ इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा अप टू 10,000 मेगावाट। वो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जो पूरी नेपलीज इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। एक फ्रंट वो ठीक है, लेकिन हम वी आर लैगिंग बिहाइंड एट मल्टीपल फ्रंट्स, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कस्टम पॉलिसीज़ हैं उस सब में नेपाल ने खुद भी कई चीज़ों में डिस्क्रिपेंसीज दिखाए हैं कि चाइनीज़ गुड्स को लेके वो अलग कस्टम ये करते हैं, इंडियन गुड्स को लेके अलग कर रहे हैं। एक दो चीज़ें ये हैं, लेकिन जो ग्रैंड ग्रैंड जो एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, उसमें चाइना का पुल इफेक्ट है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, हेवी पुल इफेक्ट है। एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे आर पुटिंग इन नेपाल। वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं कहा जाए, वो मतलब एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उनका, जो पूरी तरीके से माइंड सेव कर रहे हैं वहाँ के एक सेगमेंट को। और इंडिया एकदम से अपोजिट साइड में एक डेवलपमेंट पार्टनर का जो रोल रहा है, ट्रेडिशनल रोल है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि पंडित नेहरू जी ने एक नेपाल पॉलिसी इंडिया के लिए शुरू में एक फाउंडेशन दिया था उन्होंने, और बाद में भी हमारे देश में एक खासियत रही है कि गवर्नमेंट चेंज होने के कारण से फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर चेंज नहीं आता है। अभी तक ये फॉर्चुनेटली हमने मेंटेन किया है, एक्सेप्ट द माइनर चेंजेस। तो वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं, वो अभी भी हमें गाइड कर रहा है नेपाल में। चाइना का डेंजर रियल है, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट अलर्ट हो चुका है उसको लेके। इंडिया पॉजिटिवली इंटरवेन कर रहा है वहाँ पे। यदि चाइना का इंटरवेंशन मतलब कुछ अलग तरीके से हो रहा है, तो इंडिया इज स्टिल मेंटेनिंग दैट पॉजिटिव लाइन, और हम डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में वहाँ पे और अपने आप को डीपली एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि चीन के जो इरादे हैं नेपाल में, वो अब काफ़ी स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि चीन ये चाहता है कि नेपाल उनके ग्लोबल स्ट्रैटेजी में नेपाल नेपाल का काफ़ी उपयोग करना चाहता है। तो वो खुले तरीके से आगे, उनके डिप्लोमेट्स खुले तरीके से कहते हैं नेपाल को कि भारत आपका ये बैड लक है कि आपका पड़ोस देश भारत है, क्योंकि भारत आपके लिए अच्छा नहीं है। और नेपाल भी काफ़ी बदल चुका है। हम रोटी बेटी रिश्ते के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब 10 साल के लिए माओवादी इंसर्जेंसी चलता गया, उसमें इतने हज़ारों लोग मारे गए, इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ नेपाल में, इतने जनरेशन अफेक्ट हो गए। ये जनरेशन जो है, जो अब पॉलिटिक्स में आ गया, लेफ्टिस्ट फोर्सेस वगैरह में है, ये अभी कुछ साल में ज़रूर सत्ते में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बनेगा। कि आजकल जो लीडर्स नेपाल में हैं, जैसे ओली जी हैं, देवबा जी हैं, प्रचंड जी हैं, ये अलग अलग तरीके से ऑथेंटिक लीडर्स हैं।
ये समझ गए हैं कि भारत नेपाल संबंध बहुत ही अच्छे रहना चाहिए नेपाल के इंटरेस्ट में। देखिए, हम कहते हैं कि प्रचंड जी एंटी इंडिया है, प्रो चाइना है। ये सच है कि कभी कभी उन्होंने चीन की ओर देखा है, हमें काफ़ी दुख पहुंचाया है। लेकिन ये भी सच है कि वो जब प्रधानमंत्री थे हम लोग आगे बढ़ सके। जैसे कि पिछले बार प्रधानमंत्री बन के आए यहाँ पे कुछ ही महीने पहले, तो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट उनके साथ हुए। उन्होंने कोई भी जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ये अलग रखेंगे। 1950 संधि जिसके बारे में आप कह रहे थे, या दूसरे भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वगैरह, उसके बारे में बातचीत नहीं किया। उन्होंने कहा हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे। ये माओवादी के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात कर रहे हैं। ओली जी के समय में ये सच है कि कभी कभी वो चीन की ओर देखे हैं, बॉर्डर के बारे में उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं। लेकिन मेरे समय में भी ओली जी जब एमआलए में मंत्री थे, और उसके बाद जब एमआलए ऑपोजिशन पार्टी था, तो महाकाली संधि जब के बारे में बातचीत हो रहा था, वो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से ओपनली कह दिया। जब उनके कम्युनिस्ट साथियों ने कहा कि देखिए हम अभी ऑपोजिशन में हैं, हम ये देवबा सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, अब ये महाकाली संधि साइन करना चाहते हैं भारत के साथ, हम इनका साथी क्यों करें, हम तो ऑपोजिशन में हैं। तो ओली जी ने ओपनली कह दिया कि भाई हम क्या हफीम ले रहे थे क्या, जब हम लोगों ने सरकार में थे, हमने कहा कि महाकाली संधि करना चाहिए करके भारत के साथ, और उनके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि ये प्रो इंडिया है वगैरह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लीडर्स जो हैं ये समझते हैं, इनके साथ हमने पहले भी काम किया है, अभी भी मैनेज कर सकते हैं। जो कुछ भी प्रो चाइना पॉलिसीज़ भी बीच में नज़र आता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद जो जनरेशन आएंगे शायद उसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि 10 साल का जो माओवादी का जो इफ़ेक्ट हुआ है, जो सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस जो रिलीज़ हुए हैं, क्योंकि माओवादी के समय में क्या 3-4 जो चीज़ चाहते थे, वो मोनार्की के ख़िलाफ़ थे, भारत के ख़िलाफ़ थे, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे, और डेवलपमेंट में वो चीन का मॉडल इस्तेमाल करना चाहते थे कि चीन असली देश है। तो उस तरीके का आइडियोलॉजी जो 10 साल के लिए, देखिए बचपन से 40% लोग थे शायद जो माओवादी में थे, एक्टिव सोल्जर्स वगैरह, 40% वो 17 साल या 17 साल के कम उम्र के थे। तो बचपन में उनको बंदूक दिया गया कि आप जो कोई भी आपके खिलाफ है आप बंदूक का इस्तेमाल कीजिए। तो उनका जो माइंडसेट वगैरह जो है शायद अभी तक पूरे तरीके से समझ नहीं पाए हैं।